गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? अच्छे हो? मस्त हो? जबरदस्त हो? बस, मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। कौन बोलता है? दशरथ मांझी जी बोलते हैं। दशरथ मांझी, माउंटेन मैन ऑफ इंडिया। जब भी कोई उससे मिलने जाता तक तुम नहीं तोड़ पाओगे। वो एक ही जवाब देता था, मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। तो 22 साल लगे, तोड़ दिया है ना। ठीक है। अच्छा, शानदार जिंदाबाद। जो भी हो, मैं तो जिंदाबाद। ठीक, क्या पढ़ रहे थे अपन? क्या पढ़ रहे थे? भूल गए क्या? वर्षों हो गए पढ़े हुए। लगता है वर्षों हो गए, है ना। लास्ट टॉपिक क्या था? लास्ट टॉपिक क्या था? महासागरीय संसाधन थे, रिसोर्सेस, है ना। आज का टॉपिक क्या है? मैरीटाइम बाउंड्रीज, है ना। समुद्री सीमाएं। समुद्र के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ये लास्ट है इसका, है ना। इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। फिर इंडियन ज्योग्राफी 1 फरवरी से, ना। बीच में कॉस्मोलॉजी है ना अभी तो। अभी तो ब्रह्मांड देखो, मैंने पानी में की डुबकी लगवा दी, आसमान में थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, जमीन पर लेटा दिया। अब थोड़ा ऊपर की सैर करेंगे, तारा मंडलों की, है ना। ठीक है। तब तक 1 फरवरी आई जाएगी, है ना। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी। हाँ, तो समुद्र के बारे में कौन बताएगा? जितनी भी जानकारी है, थोड़ी बहुत, इसमें और बताएं। और क्या जानते हैं? मछलियां होती हैं। बहुत सिंपल सिंपल जवाब है ना। और कॉरल्स होते। अरे, जो मैंने बताया समुद्र में क्या क्या पढ़ना है वो बस सब बता दो, वही होता है। और क्या है? क्या क्या पढ़ लिया, चलो ये बता दो। रिलीफ फीचर्स पढ़ लिया, और कॉरल्स पढ़ लिए, रिसोर्सेज पढ़ लिए, करेंट्स पढ़ लिए, टाइड्स पढ़ लिए। ठीक है। सैलिनिटी पढ़ लिया। कितनी सैलिनिटी होती है? एवरेज 35/1000 पीपीएम, है ना। पीपीटी, पीपीटी या पीपीएम, है ना। ठीक है। हाँ, सीमाओं से क्या समझते हो? इंग्लिश है बाउंड्री। रेखा। एक सीमा, एक रेखा है। कोई है यहाँ? सीमा हो, रेखा हो? कोई नहीं है ना। क्या समझते हैं सीमा से, रेखा से? देखो, आज का टॉपिक सिंपल है। जैसे ये कोई आपका स्थल है ना, इसके इधर क्या फैला हुआ है? ओशियन है। अब इसमें कहाँ तक हमारी अधिकार रहेगा, कहाँ तक दुनिया आएगी, कहाँ तक हम जाएंगे, कहाँ तक हमारा कंट्रोल रहेगा पूरा, वो सब देखेंगे। ठीक है। तो इनको हम जोन भी बोल देते हैं ना, क्षेत्र। ओशियनिक जोन, है ना। कहाँ कहाँ तक किस देश का अधिकार रहता है। क्लियर? तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए, बस वही काफी है। बाकी राम कहानी है सब, है ना। राम कहानी आप सुन ही लोगे, फिर सुन लोगे ना। बस काम का चीज मैं बना दे रहा हूँ, वही है बस, और कुछ नहीं है ना। हर देश का अपना, जो भी देश अगर समुद्र सीमा से लगा है तो उसका कुछ अधिकार रहता है। ठीक है। अब वो कहाँ तक रहता है, वो एक डायग्राम से आप देख लो। बनाइए साहब। ऐसा ही बनाना है जैसे बना रहा हूँ, है ना। आप कैसे भी कर सकते हो, है ना, कुछ भी। उल्टे सीधे जैसे भी आपको घुमाने हो। कुछ नहीं बनाने, बस वो कैचवे बनाने हैं ना, ऐसे। ठीक है। बन गया इतना। इसके बाद कुछ नहीं करना, है ना।
आगे जो भी है सब देखा जाएगा। एक ऐसा डायग्राम बना लो, ये आपका भूमि वाला भाग हो जाएगा। ठीक, ये स्थल भाग हो गया आपका, है ना, बना लिया। अब इसमें कुछ बांट देंगे हमें ना, सबको अलग 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 अलग। यहाँ से हमने क्या किया, एक लाइन खींच दी ऐसे, ये जो तट रेखा है ना, इसको मिलाते मिलाते ऐसे। ठीक, क्लियर। इस रेखा को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो आपकी समुद्री तटीय रेखा को मिलाती है। एक कौन सी रेखा है, काल्पनिक रेखा है ना, तो हम बोलते हैं बेस लाइन, आधार रेखा, आधार रेखा। ठीक है, आधार रेखा। इसके अंदर जो पानी रहेगा उसको क्या कहेंगे, इस आधार रेखा के अंदर अंदर आधार रेखा क्या हो जाएगी, जैसे कोई देश है उसकी सीमा तो कटी फटी रहती है ना, जैसे अपना इंडिया है, हम तो ऐसे बना देते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है, ये ऐसे कटा फटा होगा ऐसे, है ना। तो इसके जो बाहर निकले हुए नुकीले पार्ट है, इनको क्या करते हैं हम, मिला देते हैं। तो ये क्या हो गई आपकी एक बेस लाइन होगी। अब इसके अंदर जितना भी पानी है उसको हम क्या बोलेंगे, बेस लाइन के किधर है, अंदर, तो इसको बोलते हैं हम इंटरनल वाटर, आंतरिक जल। ठीक है, ये जितना भी पानी होगा इसमें, इसको हम बोलते हैं आंतरिक जल। नाम लिख लेना इसका, है ना, इंटरनल वाटर, आंतरिक जल। ठीक है, क्लियर। अब फिर आते हैं इधर, है ना, एक और लाइन बना लेना आप यहाँ तक। अब इस आधार रेखा से ये तो हो गया हमारा कितना, 0। अब इससे चलेंगे हम 12, समुद्र की दूरी को हम मापते हैं नॉटिकल माइल में। एक नॉटिकल माइल बराबर 1.852 किलोमीटर, यानी लगभग आपका 1800 मीटर, एक नॉटिकल माइल बराबर। ठीक है, तो 0 कहाँ से, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक। ठीक, इसको हम बोलते हैं, इस जो यहाँ पर जितने भी पानी रहेगा उसको हम बोलते हैं, जितने भी सागर आएंगे उसको प्रादेशिक सागर, टेरिटोरियल सी। ठीक है, इसका नाम लिख देता हूँ मैं, प्रादेशिक समुद्र, टेरिटोरियल सी। कहाँ से कहाँ तक हो गया ये आपका, आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक। फिर हम चलेंगे आधार रेखा से कितना, 24 नॉटिकल माइल। कहाँ से जा रहे हैं, आधार रेखा से। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, अविच्छिन्न क्षेत्र या संलग्न क्षेत्र, इंग्लिश में है कॉन्टिजियस जोन।
अविच्छिन्न क्षेत्र। ये कहाँ तक मिलेगा आपको? 0 से 24। फिर आपको मिलेगा 12 नॉटिकल माइल से, सॉरी 0 से ही मिलेगा आपको 200 तक, 200 नॉटिकल माइल। जनरली आपको 12 से ही मिलता है ना, 0 से नहीं करना है इसको। कहाँ से मिलेगा? 12 से। ये आपका यहाँ से हो गया 12 से 200 तक। इसको बोलते हैं हम EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक। फिर 200 नॉटिकल माइल के आगे आपको मिलता है हाई सी, उच्च सागर। ठीक है, टेरिटोरियल सी है यहाँ पर। 1 नॉटिकल माइल बराबर 1.852 किलोमीटर। ठीक है, ये सेकंड वाला आपका अविच्छिन्न क्षेत्र, जिस जो अलग नहीं है, इंग्लिश में कॉन्टिजियस जोन। कॉन्टिजियस जोन अभी बता दूंगा, सब इंग्लिश में वह लिखा हुआ है सब, है ना। बस आपका काम कितना था उतना हो गया। ठीक, अब एक और चीज लिख लेना आप, 12 नॉटिकल माइल तक, यहाँ तक, कहाँ से? इधर, ये जो वाला रीजन है। देखो आंतरिक जल समझ में आ गया, जिस पर उसी देश का जल होगा वो, उसका तो टोटल अधिकार। लेकिन किसी देश का समुद्र पर कहाँ तक अपना संप्रभु अधिकार होता है? 12 नॉटिकल माइल तक, यहाँ तक वो सब कुछ कर सकता है ना। इसके बाद 24 तक भी उसको कुछ कुछ अधिकार होते हैं, और 200 तक वो अपना आर्थिक गतिविधि कर सकता है, समुद्र के जो संसाधन है उनका उपयोग कर सकता है। लेकिन यहाँ तक तो वो उसको कंट्रोल है पूरा, किसी को भी नहीं आने देगा। यहाँ दूसरे लोग आ सकते हैं अनुमति से, लेकिन यहाँ जो देश है उसका क्या है? संसाधनों पर अधिकार रहता है। वहाँ पर वो रिसर्च कर सकता है ना, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, उसके संसाधनों का उपयोग कर सकता है। अब 12 नॉटिकल माइल 0 से, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये होता है नेशनल एयर स्पेस। हाँ, यहाँ 0 से उधर तो रहेगा ही, समुद्र का देख रहे हैं ना अपन। तो समुद्र में कितने 12 नॉटिकल माइल के ऊपर भी अपना क्या होता है? स्पेस, अपना अधिकार है उस पर भी, वहां भी हम कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से ये हो जाता है आपका पूरा इंटरनेशनल। ये हो गया राष्ट्रीय वायु क्षेत्र, हो जाता है इंटरनेशनल, क्या लिख दिया? इंटरनेशनल एयर स्पेस, अंतरराष्ट्रीय वायु क्षेत्र, है ना। इस पे क्या करेंगे? अब जो कोई हवाई यात्रा आएगी ना, हवाई जहाज, उसको भी अपनी अनुमति लेनी पड़ेगी इस क्षेत्र में घुसने से पहले। अब आप बोलोगे स्पीड कैसे रोकेगा? उड़ने से पहले ही ले लेगा भैया, है ना, कि हम आएंगे। ऐसा तो नहीं कि ऑटो है, उस गली में जाना है तो अनुमति ले रोक के ब्रेक लगा के, ऐसा नहीं है ना। वो टेक ऑफ करने से पहले ही सब कुछ करके चलते कि हमें वहां जाना है। ऐसा नहीं कि वो भूल गई फिर वहां स्पेस में आके रोक दिया, रोको रोको रोको, इंडिया वाले गए कहाँ जा रहे हो? ऐसा नहीं है ना। 12 नॉटिकल माइल तक अपना खुद का स्पेस होता है ना, उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम परीक्षण करते हैं तो इसके अंदर अंदर ही करते हैं ना, मिसाइलों का। अब जो युद्धाभ्यास होते हैं वो भी हमारे 12 से 24 के बीच में ही होते हैं, अलग अलग देशों के साथ युद्धाभ्यास करते हैं हम। ठीक है, तो बस ये काम का है आपका, इसको याद रखना, प्रीलिम्स में आएगा तो इससे बन जाएगा सारा क्वेश्चन।
ठीक है, अब बाकी राम कहानी है वो मैं सुनाता चलूँगा पीपीटी से। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए। आएंगे, अभी सब आएंगे ना। पहले ये इस डायग्राम में कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाई सी पर क्या होता है, सभी देशों का समान अधिकार होता है, समान अधिकार है ना, किसी का कोई पर्टिकुलर अधिकार नहीं होगा। ठीक है, सभी देश क्या रहेंगे, समान अधिकार रहेगा सभी का। हाँ, जैसे इंडिया जितना यूज कर सकता है बाकी देश उतना ही यूज कर सकते हैं, सभी देशों का समान रूप से अधिकार है, सब लोग आ जा सकते हैं वहाँ। ठीक है, लेकिन ये कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर उन देशों को विशेष प्रावधान मिलते हैं कि हमारा क्षेत्र हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम नहीं आ सकते। हाँ, कोई आएगा तो बिना परमिशन के नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, सभी जितने भी तटीय देश है जिनके पास, जिनकी बाउंड्री समुद्र से लगी हुई है, उनको सबको ऐसा अधिकार है। ठीक है, वरना फिर पड़ोसियों की तरह लड़ाई होती ना, ये मेरा ये मेरा है, जैसे चाइना करता है साउथ चाइना सी में, है ना। ठीक है, अब मेरा काम हो गया, अब आप लोगों का काम है ना इस कहानी को पढ़ते चलना है। ठीक है, ये आपके महासागर हैं, नाम बताओगे, बताइए बताइए भाई बताइए। दिखाई दे रहे हैं ना आपको, नाम तो याद होंगे। हाँ, तो बिना देखे ही बता दो, पूछूंगा तो ही बताओगे। हाँ, ये पैसिफिक, ये ठीक। अब देखो कितने देश लगे हुए हैं, अब भारत का इस पे कहाँ तक अधिकार होगा ये कैसे पता लगेगा हमें, है ना। अफ्रीका कितने सारे देश हैं, अब इधर तो बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है, तो यहाँ ज्यादा लड़ाई भड़ाई होती रहती है, ये मेरा है, ये मेरा है। ऐसे ही आपने देखा होगा जब भी हम इंडिया बनाते हैं श्रीलंका को बनाते ही बनाते हैं, उसका रीजन क्या है, श्रीलंका को भारत के मैप में क्यों बनाते हैं, उसका रीजन भी यही है कि वो 200 नॉटिकल माइल के बीच में आ जाता है ना, तो वो हमारा ही हो गया, मतलब श्रीलंका हमारा है। ऐसा नहीं है ना, उन्होंने क्या समझौता कर रखा है कि इस तक आपका होगा, इस बाउंड्री तक हमारा होगा, फिर उसका आगे श्रीलंका का इधर 200 नॉटिकल माइल तक ही रहेगा। तो वो आपस में क्या कर लेते हैं, एक दूसरे से समझौते कर लेते हैं, है ना। आपने एक मूवी, अच्छा मूवी क्या भी देखी होगी, पुष्पा 2, उसमें जब वो लकड़ियों को लेके जाते हैं श्रीलंका, तो पीछे से वो इंस्पेक्टर पकड़ता है उनको, है ना, और फिर जैसे ही सीमा समाप्त होते से फायरिंग होने लगती है। तो वो क्यों होती है, क्योंकि वहां तक आप नहीं जा सकते, क्योंकि फिर वो दूसरे देश की सीमा लग गई है ना। फिर वो बोलता है मतलब ये तो जा सकते, मैं नहीं जा सकता। लकड़ी लेके चले गए थे ना वो चंदन की। ठीक है, फिर ऐसे हेडलाइंस बनती न्यूज चैनलों पर, है ना। दक्षिण चीन सागर पर विवाद की क्या है असली वजह, कितने देशों का है दावा। ठीक है, ऐसे ही बनते हैं ना। हाँ, ये समझो, है ना। पड़ोसी रास्ते में कचरा डालता है, नाली बंद करता है। जैसे पड़ोसी में होती है ना लड़ाई नाली को लेकर, उसने मेरे यहाँ कचरा डाल दिया, उसने यहाँ, तो ऐसा ही देशों में भी होता, ऐसा ही देशों में भी होता है, जैसे चाइना करता है, लड़ाइयाँ हो जाती है ना। पहले की लड़ाइयाँ की विवाद यही था, उसने इधर कूड़ा करकट डाल दिया मेरे अंगने में आके, मेरे दरवाजे पर, है ना, लड़ते थे, है ना खूब। ऐसा ही यहाँ ना हो, क्योंकि यहाँ मिसाइलें चलती है, फिर यहाँ लाठी नहीं चलती है, ऐसे ईंटें नहीं चलती है ना, वहाँ मिसाइलें चलती है ना। तो ये वही है ना जो मैंने बनवाया है। देखो ये तो हो गया आपका लैंड मास, यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, बेस लाइन, फिर उसके 12 नॉटिकल माइल तक क्या मिलेगा, टेरिटोरियल सी, और यहीं तक आपको क्या मिलेगा, आपका नेशनल एयर स्पेस, फिर 24 तक कॉन्टिजियस जोन, कहाँ तक है ये, 24 तक। फिर यह 12 से लेकर 200 तक, ये क्या है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, कितना है आपका 200 नॉटिकल माइल। और ये 12 से लेकर इधर आर पार, ये क्या मिलेगा आपको, इंटरनेशनल स्पेस। फिर 200 के बाद आपके क्या आ जाएंगे, आईसी आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ये इंडिया वाला है,
अब इधर कहाँ तक, इधर ज्यादा फैल रहा होगा। अब आपको, आप देख रहे हो कि इधर ज्यादा क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ आपका लक्षद्वीप है, क्योंकि फिर लक्षद्वीप से मापेंगे 200। इधर हमारा अंडमान निकोबार है, तो इसका भी अलग से हो गया। इधर तो है ही 200 तक। अब यहाँ श्रीलंका बीच में आ जाता है, तो हमने क्या कर रखा है, यहाँ तक ट्रीटी कर रखी कि इतने पर आपका अधिकार, इतने पर हमारा अधिकार। तो लड़ाई की दिक्कत खत्म हो गई। ये जो बना हुआ है ना, ये हिस्टोरिक वाटर है ना, इधर इधर इसका, इधर इधर किसका अधिकार होगा, श्रीलंका का, उधर हमारा। तो उस इंस्पेक्टर का क्या नाम था, शेखावत। शेखावत कर जाता है इसको पार करने की कोशिश करता है ना, उधर से फायरिंग होती है। ठीक है, शेखावत नहीं जा पाता है बेचारा। आप लोग मत करना ऐसा, है ना। क्या ये, हाँ, नहीं नहीं, बाउंड्री का मतलब तट 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 रेखा से किलोमीटर में लंबाई है बस, गहराई नहीं मान रहे हैं। पानी की सरफेस देख रहे अपन तो, कि यहाँ से चले कहाँ तक, 12 किलोमीटर, सॉरी 12 नॉटिकल माइल तक, फिर 12 से या 0 से 24 तक, और फिर 12 से इधर 200 तक। ऐसा नहीं गहराई में जाएंगे। क्या बढ़ता है, तट तो वही रहेगा, तट बढ़ता है क्या, चेन्नई चेन्नई पे ही रहेगा, थोड़ा ना मुंबई आ जाएगा। तट से मान रहे ना, मैंने क्या बोला अभी, जो समुद्री तट है आपके, कोस्टल लाइन है, उनको मिलाने वाली रेखा है। जैसे उबड़ खाबड़ है ये, इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, ये मान लिया हमने। अब ये तट थोड़ा ना छोटा बड़ा होगा, वो तो फिक्स है, तो यहाँ से होगा हाँ, आप लोग खोद दो, कुछ भी कर दो, उठपटांग हरकत, वो बात अलग है ना। हाँ हाँ, डीप में तो पूरा रहेगा ना हमारा, जहां तक है उतना तो हमारा ही है। क्या ऊपर मिलेंगे आपको रिसोर्सेज, तो वो तो नीचे ही तो मिलेगा ना, वो सब तो नीचे ही मिलेगा। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं ना। इको पॉलिटिकल रीजनलाइजेशन ऑफ ओशियन, लॉ ऑफ द सी, समुद्र का कानून है ना। समुद्र असीम संसाधनों एवं व्यापारिक मार्ग के अतिरिक्त सैन्य और सामरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्व रखते हैं ना। सुरक्षा की दृष्टि से भी क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महाद्वीपों पर संसाधनों के अति दोहन के परिदृश्य में इन्हें क्या बोलते हैं हम, लास्ट फ्रंटियर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। मैंने बताया था ना, लास्ट होप है ये, महासागर हमारी अंतिम आशा है कि जीवन यही बचाएंगे। ठीक है, अब इनमें बहुत सारे संघर्ष रहते हैं ना, अंतरराष्ट्रीय संघर्ष की स्थिति जैसे साउथ चाइना सी में बन रही है, और कहाँ रहती है, और कहाँ रहती है, और कहीं नहीं है। जहाँ भी बहुत सारे देश मिलेंगे ना, वहाँ ऐसे मिलेगा ही मिलेगा, है ना। इसके शांतिपूर्ण समाधान के लिए समुद्र विधि का संकलन किया गया। अब इतने सारे संघर्ष है, तो क्या करें बताओ, बताओ क्या करें। अब कुछ नहीं हो सकता क्या, हो सकता है, देशों ने बोला हो सकता है ना, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे ना। तो उसके लिए एक कानून आया, अनक्लोस, है ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इसको लायक भाई, हम एक कानून लाएंगे सबकी सहमति से, तो सब लड़ाई झगड़े बंद करना है ना। पड़ोसियों में तो ऐसा ही होता है ना, राजीनामा कर लेते हैं, नहीं लड़ेंगे, अब से कचरा नहीं डालेंगे ना, इस सरपंच पे थोप देते हैं कि सरपंच ने नाली सही नहीं बनवाई है ना। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी डिस्प्यूट नहीं है क्या वहाँ, तो वहाँ के नागरिक अच्छे होंगे ना, इसलिए थोड़ा ना पाकिस्तान जैसे होंगे, थोड़ा ना चाइना जैसे होंगे। देशों पर निर्भर करता नहीं कि हमको शांति बनाए रखनी है हमारे क्षेत्र में। अब जितना आप अशांति रखोगे, आपकी सब पर प्रभाव पड़ता है, इकोनॉमी पर, सब पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जितना शांत रहोगे उतना अच्छा है ना। तो एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है ना, इसको याद रखना, अनक्लोज किससे संबंधित है, आ सकता है ना, तो किससे, समुद्री कानून से ना, जो विश्व के सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण करता है। यानी अगर आपको अधिकार है, तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी है।
जैसे आपको मिले हुए ना मौलिक अधिकार, साथ में मौलिक कर्तव्य भी डाल दिए, लेकिन मानता कोई नहीं है, वो बात अलग है ना। ऐसे ही यहाँ पर है, अधिकार तो सबको चाहिए, लेकिन पालन हम नहीं करेंगे, हम ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे ना। तथा समुद्री साधनों के प्रयोग के लिए नियमों की स्थापना करता है कि आपको कितनी मात्रा में उनका उपयोग करना है। ऐसा ना कि फिर मछली के लिए खाना ना बचे, सब कुछ निकाल लो। संयुक्त राष्ट्र ने इस कानून को कब अपनाया? 1982 में, लेकिन ये नवंबर 1994 में, यानी आ कब गया था? 82, प्रभाव में कब आया? 94। और भारत तो फिर आपको पता ही है, बहुत नैतिक आदमी है ना, उदारवादी देश है, वो सब में शामिल हो जाता है, हम भी शामिल हो गए। ठीक है, उदारवादी है ना बहुत। हम कब आ गए थे? 1995 में इसमें शामिल हो गए। किसमें? अनक्लॉज में। इसके तहत समुद्र के संसाधनों को निम्न क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया, जैसे आंतरिक जल, इंटरनल वाटर बता दिया, क्या होगा? बेसलाइन के अंदर वाला। टेरिटोरियल सी, बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक। कॉन्टिजियस जोन 24 नॉटिकल माइल। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 12 से 200 नॉटिकल माइल। ठीक है, तो इनमें हमने क्या किया? इसको बांट दिया। ठीक, ये वही है, ये रहे आपके ना, टेरिटोरियल सी हो जाएगा, कॉन्टिजियस जोन, एक्सक्लूसिव जोन, इधर के बाद क्या आ जाएगा आपके? आईसी। इसमें देखो, जैसे ये रेखा है आपके ना, तो ये तो आपका लैंड पार्ट हो गया। अब इसके अंदर वाला ये क्या हो गया आपका? इंटरनल वाटर। ये जो लाइन है क्या हो गई? बेस लाइन। 12 नॉटिकल माइल तक कौन सा हो जाएगा आपका? टेरिटोरियल सी। 24 तक क्या हो जाएगा? और 200 नॉटिकल माइल तक इधर क्या मिलेगा आपको? ठीक है, याद रहेगा, करना पड़ेगा है ना। अब पढ़ते हैं, इंटरनल वाटर क्या होता है? आंतरिक जल। आंतरिक जल का अर्थ है पश्च, यानी बैक वाटर, जो किन में होता है? आपके लेगुन्स में होता है ना। एस्टुरीज होते हैं आपके, क्रीक्स होते हैं, इनमें तट रेखा एवं महाद्वीप भाग के मध्य में होते हैं। जैसे केरला में मिल जाएंगे आपको, लेगुन्स मिलेंगे ना, उधर चिल्का झील है, पुलिकट झील है, ये सब किसके पार्ट हैं आपके? इंटरनल वाटर। यहाँ राष्ट्र की क्या होती है? सॉवरेनिटी होती है, संप्रभुता का विस्तार होता है। यहाँ किसी भी प्रकार की आर्थिक एवं सामरिक क्रियाएं संभव है, यानी देश यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, उसका टोटल कंट्रोल है। ये बेसलाइन की भूमि के किनारे पर होता है तथा इसमें खाड़ी और छोटे छोटे खंड शामिल होते हैं। छोटे खंड मतलब छोटी छोटी झीलें। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टेरिटोरियल सी, प्रादेशिक सागर। कहाँ से कहाँ तक था? तटरेखा से 12 नॉटिकल माइल तक विस्तृत होता है। यहाँ प्रत्येक आर्थिक लाभ की क्रियाएं यहाँ भी कर सकते हैं पूरा, है ना। जैसे हम स्थायी सैन्य बसा सकते हैं, उनकी अवस्थिति संभव है, हम युद्ध अभ्यास करते हैं। ठीक, वो सब कहाँ होते हैं? आपके टेरिटोरियल सीज में होते हैं। ये बेसलाइन से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक फैला हुआ है। इसके हवाई क्षेत्र यानी एयर स्पेस, समुद्र, सीबेड यानी समुद्र तल पर तटीय देशों की संप्रभुता होती है एवं इसमें सभी जीवित और गैर जीवित संसाधन, बायोटिक और अबायोटिक, सब पर। आपसे पूछे ये वाला, इसमें कंफ्यूज मत होना है ना। हवाई क्षेत्र, इस पर भी हमारा कंट्रोल होता है। आप बोलोगे स्पेस पे क्या कंट्रोल रहेगा, लेकिन 12 नॉटिकल माइल तक का, जैसे यहाँ तक हो गया, इसके ऊपर सब कुछ हमारा। कोई प्लेन आएगा बिना अनुमति को, उसको ठोक देंगे हम मिसाइल से, कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो करते हैं ना, मिसाइलें लगी होती है, जैसे पाकिस्तान से उड़ के आया इधर, कैसे आ गया भैया, पहले हमसे परिचय तो हो लो। करते ऐसे ही, जहाजों को भी नहीं आने देते हैं, जो जहाज होते हैं आपके पानी वाले, उनको भी नहीं आने देते हैं। ठीक है, आपको अनुमति लेके ही आनी पड़ती है। 1 नॉटिकल माइल बराबर, ये क्या बताता है? यूज टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल थ्रू द वाटर, यानी हम वाटर में जब क्या करते हैं, चलते हैं, तो उसको किस में मापते हैं? नॉटिकल माइल। ठीक, विदेशी नौकाओं को इस क्षेत्र से निश्चल परिवहन, है ना, इनोसेंट पासेस। निश्चल मतलब बिना छल के, कोई बेईमानी ना करे,
गद्दारी ना करे कि अनुमति लेके कुछ आए कर कुछ और रहा है ना। तो किसकी अनुमति? केवल निश्चल परिवहन की, जिसकी परिभाषा ये है कि वे बिना रुके सीधे इस क्षेत्र से होकर अपने गंतव्य तक जा सके। यानी आए हो तो सीधे निकल जाओ निकल लो, है ना। यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं तुम्हारा, ठीक है। आप लोगों के लिए ऑफिस है, मेरे लिए तो घर ही है। कैसे बता रहा हूँ, है ना। उस राष्ट्र की सुरक्षा और शांति को किसी भी तरह से भंग करने या भंग करने की धमकी देने का इनको अधिकार नहीं है। तो ये सचिव जी बोल रहे हैं भैया ऑफिस आप लोगों के लिए होगा, मेरे लिए तो घर है। यानी इंडिया में कोई आ रहा है तो हमारा तो घर है ना, वो आप लोगों का काम का क्षेत्र होगा, हमारा तो घर है। आपातकालीन स्थितियों में राष्ट्र को इस निश्चल परिवहन पर कुछ समय तक रोक लगाने का, यानी ये बोलेगा कि मैं नहीं आने दूंगा ऑफिस में, जाओ तुम बाहर रहो, मेरा घर है। यानी ऑफिस का रूम तो अलग, लेकिन जिस रूम में वो रहता है उसमें तो नहीं आने देगा ना, कि थोड़ी इमरजेंसी है अभी नहीं आने दूंगा। अगर कुछ आपातकाल लग जाए तो वो दूसरे देशों को वहां तक आने से भी रोक सकते हैं। किसमें? टेरिटोरियल सीज में, प्रादेशिक सागरों में ना, याद रखना इसको। सचिव जी है ना, क्या नाम होता है इनका? बताओ नाम क्या होता है इनका? नाम सीरीज में क्या होता है सचिव जी का? अभिषेक। हाँ देखा है, बहुत अच्छी वेब सीरीज है, देखना है ना। हाँ हाँ ऐसी चीजों को जरूर देखो। राइट टू इनोसेंट पासेज है ना, निश्चल परिवहन क्या है? बस बस बहुत हो गया है ना। ये अधिकार कब मिला था? 1982 के घोषणा पत्र, कौन सा? अनक्लोज। उसका आर्टिकल 14 और 17 में वर्णित है, राइट टू इनोसेंट पासेज, यानी कोई भी देश अनुमति लेकर जा सकता है, बशर्ते, शर्त क्या है? कोई छलावा ना करे, है ना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आबाधित रूप से चलाने के लिए समुद्र विधि में निर्दोष अवगमन, इनोसेंट पासेज नियम बनाए गए, जिससे अंतरराष्ट्रीय संघर्ष एवं भू राजनीतिक तनाव की स्थिति ना बने, ठीक है। यानी अगर कोई बोलेगा कि हम आने ही नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? लड़ाइयाँ होगी, व्यापार कैसे होगा, जहाज कैसे जाएंगे, है ना। इसमें उद्देश्य को मुख्य आधार माना जाता है, जिसके द्वारा इनोसेंट पासेज को समझा जाता है, इनको आने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। आर्टिकल 14 के अनुसार निर्दोष का अर्थ यदि वह राष्ट्र की शांति को भंग करने या सामरिक सुरक्षा को प्रभावित करने या संप्रभुता के विरुद्ध की गई कोई कार्रवाई ना हो, यानी वो हमारी शांति में खलल ना डाले, ठीक, सिक्योरिटी में कोई दिक्कत ना हो, हमारी सॉवरेनिटी पर खतरा ना हो, तो हम उसको आने दे सकते हैं। भैया आपके घर में किसको आने दोगे आप? तो आपके घर में शांति को भंग ना करे, यानी भेलाए फुसलाए ना, एक दूसरे को भड़काए ना, है ना। दूसरा, आपकी संप्रभुता, यानी बाहर का व्यक्ति डिसीजन वो ले रहा है आपका, ऐसे व्यक्ति को थोड़ा ना आने दोगे आप। ऐसा यहाँ है, कोई भी देश किसी को नहीं आने देगा, है ना। देखो क्या कह रहे हो, इतना सा भी दूसरों को नहीं दोगे? यानी जैसे चाइना इधर आ रहा है इंडिया में, तो चाइना बोल रहा है क्या इतना सा भी नहीं दोगे? बोलेंगे नहीं देंगे, हमारा घर है, हम क्यों दें, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि आर्थिक संपदा के दोहन को प्रभावित करता हो या अपने आर्थिक लाभ के लिए प्रवेश करता हो तो वह निर्दोष अवगमन नहीं माना जाएगा, यानी हम कुछ नहीं देंगे, इतना ही मांग लो, क्योंकि घर हमारा है ना, तुम्हारा नहीं है। ये कौन सी मूवी है? भागम भाग है, हेरा फेरी है ना। अच्छा गोविंदा है, हाँ भागम। हेरा फेरी में कौन कौन होता है? सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार होता है, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार होता है, शेट्टी साहब होते हैं। हाँ परेश रावल तो खैर रहता ही है ना। अभी बन रही ना इनकी एक और हेरा फेरी, बन रही है ना एक और नई, बन रही है ना। आवागमन का अर्थ है लंगर डालना, लंगर यानी डेरा डालना, विश्राम करना यानी बहुत दूर से जहां जा रहा है, पेट्रोल भरना है, हमें थोड़ा सा देर रुकना है उसके लिए, या आवागमन करना है ना, तो आवागमन करके ये थोड़ी देर रुकना है, विश्राम करना है, पेट्रोल वेट्रोल खत्म हो गया है जहाज का तो उसको रिचार्ज करना है, या हमारा खाना खत्म हो गया था हमें खाना दो, ठीक है।
इस अनुच्छेद के अनुसार निर्दोष अवगुण में दिशा भ्रमण के कारण प्रवेश जैसे कृत्यों को इनोसेंट पासेस माना जाता है। अब दिशा भ्रमण समझ रहे हो, यानी भटक गए बेचारे, भूले भटके आ गए है ना, तो हम थोड़ा सा रहम कर सकते हैं कि हाँ ठीक है भाई, लेकिन फिर भी अच्छे से जांच करेंगे तभी जाके उसको अनुमति देंगे, है ना। अब आता है आपका कॉन्टिजियस जोन, सन्निहित या अविच्छिन्न क्षेत्र। ये कितना होता है? 24 नॉटिकल माइल तक विस्तृत होता है। कहाँ से? तटरेखा से। राष्ट्रों को अधिकार है कि वे 4 पहलुओं पर अपने कानून लागू कर सकते हैं। कहाँ तक? इस जोन तक। कौन कौन सा? पॉल्यूशन वाला, यानी पॉल्यूशन टैक्स लगा सकते हैं हम, है ना, सीमा शुल्क कस्टम्स लगा सकते हैं, और इमिग्रेशन उसको रोक सकते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन को रोकने के लिए टैक्सेस, कस्टम्स और इमिग्रेशन, इनमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी देश कानून बनाकर लागू कर सकता है इस क्षेत्र पर, कॉन्टेजियस जोन पर, ठीक है, सन्निहित क्षेत्र पर, ठीक है। यानी कोई जहाज आ रहा है तो वो प्रदूषण ना फैलाए, जैसे तेल वाले जहाज है तो वो तेल का प्रदूषण फैला दे तो हम उसको आने से मना कर सकते हैं, टैक्स हम लगाते ही हैं, ठीक। कस्टम्स वही हो गया, और इमिग्रेशन को रोकने के लिए यहाँ सैन्य कार्रवाई और सैन्य अभ्यास किए जा सकते हैं, परंतु स्थायी रूप से नौसेना अवस्थित नहीं रह सकती। कहाँ रह सकती है नौसेना अवस्थित? टेरिटोरियल सी में, है ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखना, कहाँ रह सकती कहाँ नहीं, क्योंकि ये संप्रभु क्षेत्र नहीं है। कहाँ तक होता है संप्रभु क्षेत्र? टेरिटोरियल सी, वो हमारा सॉवरेनिटी है। इसे क्या बोलते हैं हम? हॉट परस्यूट जोन भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि इस क्षेत्र तक दुश्मन का पीछा करने का, यानी शेखावत सिंह यहाँ तक जा सकता है, इसके आगे नहीं जाएगा, फिर उधर से फायरिंग होगी, ठीक है। कहाँ तक जा सकते हैं हम? कौन सा जोन है? सन्निहित क्षेत्र या कॉन्टिजियस जोन, लंबाई में 24 नॉटिकल माइल तक, उसके आगे जाने का अधिकार है लेकिन अनुमति से, ठीक है। युद्ध के लिए नहीं जा सकते ना, दुश्मन का पीछा वहां तक कर सकते, इसलिए उसने श्रीलंका में जो नावें जा रहे थे उसका वहीं तक पीछा किया, उसके बाद उधर से नहीं जाने दिया, आना ही पड़ा फिर, है ना। तो उसने बोला ये कैसे चला गया, फिर ये भी तो इंडिया का ही था, वो कैसे गया था फिर? उसका एग्रीमेंट था पहले ही, उसका पहले ही एग्रीमेंट था, है ना, इसलिए वो चले गए। नहीं, एग्रीमेंट नहीं था, वो मछुआरों की जहाजें थी, अब मछुआरे जा सकते हैं, उनको स्पेशल मिला होता है अधिकार, और इनकी वो कमर्शियल थी, ठीक है। वो मछुआरों वाली जहाज थी तो मछुआरों वाली में लेके गए थे, तो मछुआरे आ जा सकते हैं एक दूसरे की सीमा में मछली पकड़ने के लिए। हाँ वो तो मूवी है, मूवी है, ये याद रखो, है ना, उसमें कुछ भी हो सकता है ठीक है, बस अपन को तो याद करने के लिए बताना है, कैसे भी याद हो। तो इंटरनल वाटर क्या होता है, समझ में आ गया? तटरेखा के अंदर वाला, बेस लाइन के अंदर वाला भाग। टेरिटोरियल सी क्या होगा? तटरेखा से कितना? 12 नॉटिकल माइल। कॉन्टिजियस जोन क्या होगा? 24 नॉटिकल माइल। तो हम यहाँ तक आ गए, है ना। इसमें हमको स्थायी सेना का रखने का अधिकार नहीं है, ठीक है। अब आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये भी आपका बेस लाइन से कितना होता है? 200 नॉटिकल मील तक होता है ना। यहाँ आर्थिक दोहन के लिए विशेष अधिकार मिलते हैं। इसमें तटीय देशों को सभी प्राकृतिक संसाधन जितने भी है उसके, जैसे मिनरल्स हो गए, पेट्रोलियम हो गए और फिश हो गए, इनकी खोज कर सकता है, इनका दोहन कर सकता है, इनका संरक्षण कर सकता है और इनका प्रबंधन करने का संप्रभु अधिकार प्राप्त है। किस चीज का? मिनरल्स हो गए, पेट्रोलियम हो गए और फिशरीज, इनमें क्या क्या कर सकते हैं हम? इनकी रिसर्च कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, उनका दोहन कर सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं, उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। परंतु किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई या सामरिक उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहाँ से खत्म हो गया हमारा? देखो 12, 0 से 12 तक तो हम क्या कर सकते थे? स्थायी सेना लगा सकते थे, है ना। और फिर 12 से 24 अस्थाई, और फिर 24 के बाद 9,
कुछ नहीं कर सकते सेना के मामले में ना। 12 से 24 तो हम स्थायी अपनी सेना रख सकते हैं, जैसे कोस्ट गार्ड होते हैं ना सबके, तो वो स्थायी रहते हैं। और हम 12 से 24 तक अस्थायी रूप से भ्रमण कर सकते हैं सैन्य अभ्यास, लेकिन 24 के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपसे पूछे कि सैन्य अभ्यास कहाँ तक हो सकते हैं? 24 नॉटिकल माइल, इसके आगे नहीं होगा। ठीक है, कुछ नहीं, जो दिया है ना बस वही होगा। आपको सब अपने क्षेत्र के अंदर ही करने हैं। वो उसी में हो जाती है ना। आप देखो ना, ऐसे करते हैं, हम पढ़ रहे हैं ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं ना, लेकिन पानी तो ऐसे भी होता है। तो लंबाई से तो उनको ऐसे लंबाई मिल जाएगी खूब आराम से, इसके इधर नहीं जा सकते। परीक्षण करना है तो आप ऐसे लंबाई में करो ना इधर। जैसे ये इंडिया है, अब आप इधर नहीं मिसाइल छोड़ सकते, आप यहाँ आ गए और यहाँ तक छोड़ सकते हो, ऐसे कर सकते हैं। तो बहुत है ना वो तो एरिया युद्ध अभ्यास के लिए। हाँ, उधर नहीं जाएगा। इस क्षेत्र से विदेशी नौकाएं और विमान खुली छूट के साथ निकल सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल एयर स्पेस है। यहाँ विदेशी राष्ट्रों और कंपनियों को संचार तारें भी समुद्र के तल पर लगाने का, यानी हम कम्युनिकेशन लाइन बिछाते हैं ना नीचे समुद्र में, टेलीफोन लाइन बिछाते हैं, तो वो सब जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं उनको लगा सकते हैं कोई भी देश। क्या क्या जाती है? हाँ, सब सब कर सकते हैं ना, सभी को अधिकार है वो। नहीं, अनुमति से ले सकते हैं, बिना अनुमति के नहीं। 200 नॉटिकल माइल। क्या क्या कह रहे हैं आप? तो वो तो ठीक है ना, उससे थोड़ा ना कुछ फर्क पड़ेगा, उससे कोई एक्सप्लॉइटेशन थोड़ी ना हो रहा है। वो तो एक देश से दूसरे देश के बीच कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है, लेकिन आप वहाँ पर माइनिंग नहीं कर सकते, वहाँ की मछलियों का उपयोग नहीं कर सकते, वहाँ खोज नहीं कर सकते। हाँ, तो वो तो है ना, पाइपलाइन तो बिछा सकते हो आप, उससे समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब वो तो इतना तो चलता ही है भैया, इतना अंदर मत जाओ आप, है ना। नीचे तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन वहां तक नहीं जाता है, पर वो भी अनुमति के बिना नहीं होता, और उनमें जनरल अनुमति दे देते हैं। हाई सी, उच्च सागर, 200 नॉटिकल माइल से जितना भी है, कहाँ तक? कहाँ तक? एक कोई देश है यहाँ पर, उसका 200 नॉटिकल माइल तक, ऐसा नहीं कि आर पार हो। ठीक है, उधर का क्या करना पड़ेगा? 200 नॉटिकल माइल। इनको क्या बोलते हैं? हम हाई सी कहते हैं। इसका मुख्य उपयोग अंतरराष्ट्रीय समुद्र मार्ग के रूप में होता है, तथा किसी भी राष्ट्र का विशेष अधिकार न होकर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है, यानी सभी देश समान रूप से इसका उपभोग कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम हाई सी। कहाँ मिलेगा? ये रहा। अनक्लोज। हाँ, उसमें क्या क्या दिया है कि आप ज्यादा ओवर एक्सप्लोइट नहीं कर सकते, जो जो कानून दिए है ना उसमें, वो पूरे उसके अंडर अंडर में काम करना होगा। अतिदोहन किसी का भी नहीं कर सकते ना। ठीक है, लेकिन कुछ देश नहीं मानते हैं, कुछ देश नहीं मानते हैं कानूनों को। चाइना जैसे है, वो कभी नहीं मानता, तुम कुछ भी कर लो हम नहीं मानेंगे, भले शामिल है लेकिन नहीं सुनेंगे तुम्हारी, क्या कर लोगे, आ जाओ। लड़ भी नहीं सकते है ना। क्लियर हुआ ये पूरा? अच्छा बताओ, मैं किसी किसी से पूछता हूँ, है ना। प्रतिभा बताएगी इसके बारे में, टेरिटोरियल सी, बताओ। स्थायी नौसेना रख सकते हैं, ठीक है, और पूरा अधिकार होता है देश का, और विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 12 नॉटिकल माइल। और क्या होता है? और ठीक है, परमिशन। चलो, इसमें क्या होता है? सन्निहित क्षेत्र। क्या होता है?
मुस्कान बताएगी इसमें क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक है ये? 0 से 24। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं हम, स्थाई सेना रखते हैं या अस्थाई? अस्थाई रखते हैं, ठीक है। और इसमें इसमें सेना नहीं रख सकते, दूसरी गतिविधियां होती। क्या सैटेलाइट? इतने सारे घूम रहे भैया, कम है क्या? एक समय ऐसा है तारों से ज्यादा सैटेलाइट हो जाएंगे। हाँ जा सकते हो, 200 वाले में भी जा सकते हो, जाने से किसी ने नहीं रोका, पर वहां आप गलत काम नहीं कर सकते। ठीक है, जाना है। जा सकते हैं ना? क्या होती है, क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हो? अरे क्या पूछ रहे हो? अरे पूछने दो भाई उनको। ठीक है, अच्छा बताओ, ये ऐसा कटा फटा क्षेत्र है ना, इसको क्या बोलेंगे जो लाइन खींचा? इसके बाद, इसके बाद, और इसके बाद, और ये हाई सी। ठीक है भैया, याद हो गया ना सबको? होना चाहिए। एक बार और देख लो इसको, रट जाएगा ना, दिमाग में चित्र बस जाना चाहिए। ये इधर हाई सी, इसके बाद कौन सा आएगा? अगर आपसे क्रम जमाने को पूछे इधर से उधर से जमा दोगे ना? सबसे पहले हाई सी, हाई सी के बाद ई ई जेड, इसके बाद सी जेड, इसके बाद, इसके बाद इसके बीच में बेस लाइन आएगा, फिर इंटरनल वाटर और फिर लैंड मास। उधर से इधर कर लोगे? ठीक है। नेशनल स्पेस कहाँ तक होता है? 12 नॉटिकल माइल। इंटरनेशनल, ऊपर आपका आउटर स्पेस है। करंट अफेयर्स, बड़ी जल्दी हो गया यार, छोटा था टॉपिक। अब इसी का करंट अफेयर्स है ना, जो अभी अपन ने पढ़ा ना, इसी का लगा दिया है मैंने। सागरीय जल संधि लेख, एडिटोरियल है। उच्च सागर संधि, भारत की भूमिका और अब मैं इसको पढ़ता जाऊंगा, आपको सुनना है बस, जो जो काम की चीज होगी मैं बताता चलूंगा, है ना? देखो भारत ने, अब काम का क्या है आपका, ये वाला बीबीएनजे, भारत ने राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौते या आईसी की संधि नामक एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर करके समुद्री जीवन की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है ना। इस पर अब ये पूछते हैं आपसे, डेट पूछेंगे कौन था कौन नहीं था, है ना? इस समझौते पर भारत के कौन थे विदेश मंत्री? एस जयशंकर ने 25 सितंबर 2024 को कहां पर? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हस्ताक्षर किए। तो आपके प्री के लिए यही इंपॉर्टेंट है ना, क्या है, कब किए, किसने किए, कहाँ किए और किस पर किए? किस पर किए? बीबीएनजे पर, है ना, राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौता। ठीक, कहाँ हुआ था ये? न्यूयॉर्क में। कौन करवाता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा। कब था? 25 सितंबर 2024। ठीक, ये समझौते का लक्ष्य, अब इसका लक्ष्य क्या है? समुद्र के उन क्षेत्रों में समुद्री जीवन की रक्षा करना है जो किसी एक देश के स्वामित्व में नहीं है। ठीक, ये क्षेत्र किसी भी देश के समुद्र तट से 370 किलोमीटर दूर से क्या होते हैं, शुरू होते हैं। 24 इंटू 1.8 कितना होगा? अरे गुणा करो ना। जब कर रहे हो कितना, कितना आंसर आएगा? 40, और इसका करना 18 दूनी 36,
360, तो यही वाला है ना, यानी 200 नॉटिकल माइल के बाद का क्या आ जाता है आपका हाई सी। तो हाई सी में क्या होता है, यही वाला लिखा है, समुद्र के उन क्षेत्रों में जहाँ समुद्री जीवन की रक्षा करना है ना, जहाँ पर किसी एक देश का स्वामित्व नहीं होता है। तो कहाँ से नहीं होता है, 200 नॉटिकल माइल के बाद, यानी हाई सी की बात कर रहे हैं ये। हाई सी में आपको क्या करना है, क्या करना है, समुद्री जीवन की रक्षा। नहीं आया समझ में, चलो मैं एक बार नहीं 2 बार बता दूंगा, है ना। देखो ये समझौता किस पे हुआ है, हाई सी पर हुआ है, इतना सा याद रखो। कब हुआ था, 24 सितंबर 2000। इंडिया से कौन थे, एस जयशंकर थे। किसमें हुआ था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। ठीक, क्लियर। समझौते का नाम क्या था, BBNJ थे ना, हाँ ठीक, क्लियर हुआ। ये कहाँ पर हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। ये तो हो गया प्रीलिम्स का काम। अब इसका एम क्या था, इसके गोल्स क्या थे। तो हाई सी में अब आपको क्या करना है, जो भी जितना भी मरीन लाइफ है, समुद्री जीवन, उनकी रक्षा करना है, जिसका आमतौर पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है ना आईसी पर। ठीक है, तो सभी देशों को क्या करना है, उनकी जीवों की रक्षा करना है। क्लियर हुआ यहाँ तक। और दुनिया के 2/3 महासागरों को कवर करते हैं ये, जो हाई सी है वो 2/3 महासागरों का क्षेत्र घेरते हैं, 2/3। ठीक है, अब आगे क्या है, इसमें भारत में उच्च सागर संधि के कार्यान्वयन की निगरानी। अब आपको ये पता करना है इसकी निगरानी कौन करता है, कौन सा मंत्रालय है। तो कौन सा है, पृथ्वी विज्ञान अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये याद, की पॉइंट लिखते चलो, है ना, ये तो बहुत बड़ा है, इसको कहाँ तक पढ़ोगे। जो मैं लिखवा रहा हूँ ना वो की पॉइंट लिखते चलो आप। इतना हो गया। अब इंडिया में इसकी देखरेख कौन करेगा, तो कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस कर रहा है ना। इसमें 91 देश पहले ही इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, 60 देशों द्वारा औपचारिक। ठीक है, हस्ताक्षर कितने लोगों ने किया है, 91, जबकि उनमें से 8 ने इसकी पुष्टि की है। यानी हस्ताक्षर तो 91 ने कर दिया, लेकिन पुष्टि कितने लोगों ने कर दी, 8। और ये कंडीशन है इसमें ना, 60 देशों द्वारा औपचारिक रूप से इसकी पुष्टि किए जाने के बाद ये संधि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी हो जाएगी। यानी अगर ये संधि को बाध्यकारी बनाना है तो कब, जब 60 देश इसको अनुमति दे देंगे, की पुष्टि कर देंगे, तब जाकर ये क्या होगी, बाध्यकारी होगी, मानना ही पड़ेगा। तब तक ये क्या है, एक स्वेच्छाकारी है, मान भी सकते नहीं भी मान सकते। ठीक है, हो गया ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 60वें, इसकी पुष्टि कहाँ था मैं, ये संधि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी हो जाएगी जो 60वें अनुसमर्थन के होते ही 120 दिन बाद प्रभावी होगी, यानी 4 महीने बाद। 120 में 4 महीने होते हैं, ठीक है ना, कंफर्म कर रहा था, वैसे 4 ही होते हैं ना। यानी 4 महीने बाद क्या हो जाएगा ये, कब, जब 60 देश इसको मान लेंगे। ये संधि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून, वही अनक्लोस वही पढ़ाया था ना, द्वारा स्थापित कानूनी ढांचे के भीतर काम करेगी। किसके अंडर में काम करेगा ये, अनक्लोस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। ठीक, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, उसके अंडर में ये आपका काम करेगी। ठीक है, अगला क्या है, अनक्लोस एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो दुनिया के महासागरों और उनके संसाधनों के उपयोग के लिए नियम करती है, अपन ने पढ़ लिया। अब हाई सी क्या है ये भी बता दिया मैंने, एक बार और पढ़ लेते हैं ना। उच्च सागर वे महासागरीय क्षेत्र होते हैं जो किसी देश के आंतरिक जल या प्रादेशिक समुद्र में शामिल नहीं होते हैं। ये सभी देशों के लिए खुले होते हैं और किसी भी देश का इन पर प्रत्यक्ष स्वामित्व नहीं होता या डायरेक्ट रेगुलेशन नहीं होता है। उच्च समुद्र वैश्विक पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इनकी सुरक्षा वैश्विक जिम्मेदारी है। आमतौर पर किसी देश का राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र उसके समुद्र तट से कितना होता है, या किलोमीटर में 370, 370 ही आएगा वो, क्योंकि अपन ने कितना लिया था 1.8, जब ये पूरा लेंगे ना तो 370 के लगभग हो जाएगा।
आगे तक फैल सकता है, जिससे विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। उच्च सागर कुल महासागर क्षेत्र का, अब ये याद रखना कितना परसेंट है। आईसी आपके टोटल महासागरों का कितना है, 64 यानी 2/3 है, ठीक है, या लगभग 2/3 हिस्सा कवर करता है, और इसे वैश्विक साझा क्षेत्र के रूप में जानते हैं। वैश्विक साझा क्षेत्र क्या हुआ? अरे सभी विश्व का समान अधिकार है, सभी देशों का। वैश्विक साझा यानी साझा क्या होता है? ग्लोबली शेयर्ड है, ठीक है, सबका समान अधिकार है, सब शेयर करते हैं उसमें ना। जैसे किसी की बर्थडे पार्टी है, जरूर थोड़ा ना जिसका बर्थडे उसी को केक मिलता है, उसके मुंह पे तो लगता है बस पटता सबको है ना। ठीक, वैश्विक साझा क्षेत्र के रूप में सभी देशों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए इन जल का उपयोग करने के लिए समान अधिकार प्राप्त है। अब इसमें क्या क्या शामिल है देखो, अप्रतिबंधित नेविगेशन, यानी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, नेविगेशन कर सकते हैं, और ओवरफ्लाई आर्थिक गतिविधियां जैसे मछली पकड़ना और खनन करना, सब सीमित मात्रा में सब लोग कर सकते हैं, ठीक है, मछली पकड़ सकते हो, ठीक है। ये हिंदी वालों के लिए बना के लाया हूँ, जिसको हिंदी में करना है ना, वही है, वो तो बता दिया ना मैंने, बनवा दिया था पहले ही, बस उसको कर दिया है ना। ये क्या है आपका, राष्ट्रीय वायु क्षेत्र हो गया, आंतरिक जल हो गया, प्रादेशिक सागर कितना 12 नॉटिकल माइल, ये क्या हो जाएगी आपकी आधार रेखा 200 तक क्या हो जाता है आपका EEZ। महाद्वीपीय क्षेत्र है, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्टिजियस जोन, ये कितना होता है, ठीक है। हिंदी इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए ना, दिख रहा है ना। ये क्या है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना, ये हाई सी हो गया, ये आपका इंटरनेशनल एयर स्पेस हो गया, ठीक है। ये 24 कर लेना भैया है ना, 12 नहीं है, हाँ आधा 12 है, पर वो सही नहीं है ना, 24 करना उसको। नेक्स्ट, और क्या था, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं आप, रिसर्च कर सकते हैं ना, इसमें हाई सीज में संचार केबल बिछा सकते हैं, पानी के नीचे बुनियादी ढांचे की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा क्या क्या कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं ना। उच्च सागर संधि, उच्च सागर संधि जिसे राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से जैव विविधता समझौते के रूप से भी आप एक्वा कल्चर कर सकते हो, कृषि कर सकते हो। बुनियादी ढांचा नहीं समझ रहे, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, प्लांट लगा देंगे, कुछ भी, कांच के घर बना देंगे, उसमें जाकर रहेंगे। जैसे अरे भैया आपको नहीं पता, पानी के अंदर स्टेडियम तक बन रहे हैं, म्यूजियम बन रहे हैं, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है क्या? फिर हाँ, उसमें दे रखा है ना, जब आपको ये दे दिया बुनियादी ढांचा, उसमें आ जाएगा, ठीक है। ये संधि कब आई थी, 19 जून 2023 को औपचारिक रूप इसने अपनाया था, मार्च 2023 में आई थी, 19 जून 2023 को ये औपचारिक रूप में आए थे ना, ऑफिशियली। इसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों में समुद्री जैविक विविधता का संरक्षण और सतत उपयोग करना है। समझे इस लाइन का मतलब, नहीं समझे? ये बोल रहा है कि आप कुछ याद मत रखो, बस हाई सी याद रखो। हाई सी में क्या करना है आपको, जैव विविधता का संरक्षण और उसका सस्टेनेबल यूज करना है, ठीक। यहाँ पर ये दे रखा है राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे, यानी 200 नॉटिकल माइल के उधर उधर, उसको छोड़कर। ये संधि पृथ्वी की सतह के लगभग आधे भाग तथा महासागर के 95% भाग के साझा
शासन का प्रावधान करती है। पृथ्वी की सतह का आधा और महासागर का 95%। समुद्री आनुवांशिकी संसाधनों से संबंधित समानता और निष्पक्षता साझाकरण को बढ़ावा देना। पर्यावरण प्रभाव आकलन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण से निपटना। जलवायु परिवर्तन से लड़ना। उच्च समुद्र में जैव विविधता की हानि को। ये सब आपके कॉमन सेंस के सवाल है ना, लगा दोगे ना ये तो सब। हाँ, और किस लिए करेंगे। अच्छा, अभी तो इधर है, बहुत लंबा आर्टिकल था। अब इसका महत्व क्या है ना, आप ऐसे समझो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं। इंपोर्टेंस किसके लिए, वैश्विक साझा संसाधनों का। भैया सभी देशों को समान अधिकार रहेगा तो महत्व है ना। उच्च समुद्र पृथ्वी पर जैव विविधता के सबसे बड़े भंडारों में से एक है और पृथ्वी की सभी प्रणालियों और भूरासायनिक चक्रों में से महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए उच्च सागरों द्वारा कार्बन भंडारण का अनुमानित आर्थिक मूल्य कितना है, 74 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 222 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, इतना कार्बन भंडारण है। अगला महत्व क्या है, समुद्री संरक्षित क्षेत्रों में वृद्धि। 2030 तक दुनिया के 30% महासागरों की रक्षा करने के वैश्विक लक्ष्य को योगदान मिलेगा इससे। ठीक, वर्तमान में उच्च समुद्र की विशालता के बावजूद केवल कितना कर रहे हैं हम, नाम मात्र का। याद ना रहे तो नाम मात्र लिख देना, इससे क्या ही होगा भैया। नेक्स्ट क्या है, समुद्री आनुवांशिक संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा। ऐसा नहीं कि चाइना दादागिरी थोपता रहे, लेकिन थोपता ही रहेगा, नहीं मानेगा। ये संधि सुनिश्चित करती है कि समुद्री आनुवांशिक संसाधनों से होने वाले लाभ का उचित वितरण किया जाए, पहुंच और लाभ बंटवारे में ऐतिहासिक असमानताओं को दूर किया जाए। अतिदोहन और प्रदूषण से निपटना। व्यापक प्रशासन के अभाव के कारण उच्च समुद्री ऐतिहासिक रूप से संसाधनों के अतिदोहन, जैव विविधता की हानि और प्रदूषण से ग्रस्त रहे हैं। अगला महत्व क्या है आपका, अतिदोहन और प्रदूषण से निपटना। जैसे कुछ देश क्या है बहुत ज़्यादा करते हैं ना, अतिदोहन करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आपकी बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट कर रहे हैं। अब अगला है भारत के लिए इसका महत्व क्या है। भारत लगभग 2 दशकों तक चली वार्ता में सक्रिय रूप से शामिल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप मार्च 2023 में उच्च सागर संधि को अंतिम रूप दिया गया। वैश्विक लक्ष्यों के साथ संरेखण, यानी हम विश्व के साथ साथ चलेंगे। भारत सबको लेकर चलता है, वसुधैव कुटुंबकम, है ना। भारत द्वारा उच्च सागर संधि का समर्थन वैश्विक पर्यावरण लक्ष्यों, विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्यों को प्रति उसकी प्रतिबद्धता के, यानी एसडीजीज को प्राप्त करने के लिए। कौन सा आएगा इसमें, एसडीजी नंबर 14, लाइफ बिलो वाटर। यह संधि समुद्र संरक्षण को बढ़ावा देकर और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का समाधान करके एसडीजी 13 और 14, क्लाइमेट चेंज को भी रोकेंगे, और 14, जल के नीचे जीवन का समर्थन करती है। भारत के राष्ट्रीय निर्धारित योगदान यानी एनडीसी, नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन, और मिशन लाइफ, फुल फॉर्म लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, कब लॉन्च किया था, किसने किया था, मोदी जी। अब कुछ तो वही करते हैं ना। कब, 22 में, 22 है। करो चेक, अभी करो, अभी टिक करके देता हूँ ना, अतुल करेगा है ना। लाइफ मिशन कब आया, जैसी पर्यावरण पहल और G20 की कार्रवाई को संधि के अनुरूप बनाया जाए। 22 है जहां तक मुझे लग रहा है, बताइए, कंफर्म कर लो भैया एक बार, क्या पता आ ही जाए। 21, देखो उससे भी कम निकला ना, क्योंकि 23 का तो मुझे कंफर्म था, 23 में तो था नहीं। 21 2021, हाँ 26 हुआ था ग्लासगो में। ठीक है, उसी में पंचामृत भी तो आए थे ना। कौन कौन से 5 पंचामृत थे, कर लेना, याद है ना, बहुत सारे थे। नेक्स्ट, अगला है आपका प्राकृतिक आधारित
प्रकृति आधारित समाधान, भारत उच्च सागर संधि पर हस्ताक्षरकर्ता बनकर वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करने और प्रकृति आधारित समाधान नेचर बेस्ड सॉल्यूशन की क्षमता का लाभ उठाने के अवसर का लाभ उठा सकता है। वैश्विक दक्षिण क्या है? ग्लोबल साउथ। इसमें इसकी भूमिका है ना, उच्च सागर संधि वार्ता और अनुसमर्थन में भारत का नेतृत्व वैश्विक दक्षिणी हितों को बढ़ावा देने, न्याय संगत समुद्री संसाधन साझाकरण सुनिश्चित करने और विकासशील देशों की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है ना, यानी हम ग्लोबल साउथ को भी लीड करते हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन, एनवायरमेंट, ऐसे क्या होगा? EIA है, इन्वायरमेंट EIA है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, है ना। इसमें कैसे भूमिका रहेगी? इस संधि में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन को अनिवार्य बनाया गया है। इसलिए भारत पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर अपनी घरेलू नीतियों के अनुरूप EIA को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध, यानी हम पर्यावरण को कितना प्रभाव कर रहे हैं वही है ना EIA, इसी का था वो, है ना। नेक्स्ट है आपका सामरिक और आर्थिक लाभ। BBNJ क्या था? हाँ, समझौता हमारे EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से परे हमारी सामरिक उपस्थिति का विस्तार करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है, जिसे अनेक लाभ होंगे। इसका मतलब समझे, यानी EEZ तक तो हम खुद सुरक्षा कर लेते हैं, उसके बाद हमें सुरक्षा चाहिए तो इससे हम लाभ ले सकते हैं ICs पर, ठीक है। इससे समुद्री संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, अत्याधुनिक अनुसंधान को सुगम बनाया जा सकेगा, मूल्यवान नमूनों स्ट्रेटेजिक सामरिक मतलब मूल्यवान नमूनों और आंकड़ों तक पहुंच प्रदान की जा सकेगी तथा क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिक हस्तांतरण को, यानी एक देश दूसरे देश के साथ आएगा तो टेक्नोलॉजी शेयर होगी, ठीक है। इंडिया को टेक्नोलॉजी तो चाहिए, और क्या चाहिए। ट्रम्प साहब आ चुके हैं ना, और दुनिया को खत्म करने वाले हैं, बस वो सोच के आएंगे वो नहीं जीने देंगे हम। उन्होंने एनर्जेटिक इमरजेंसी लगा दी, अब वो इमरजेंसी दूसरी इमरजेंसी बन जाएगी। मुझे लगता है वो अंधा हो गया है, उसको कैलिफोर्निया की आग दिखाई नहीं दे रही। तो कैलिफोर्निया में आग लगी ना, वो पूरा क्लाइमेट चेंज का ही है, इतनी नहीं भड़कती आग, पता नहीं क्या चाहता है। एक तो जिम्मेदार राष्ट्र है वो, है ना, दुनिया का नेता बोलता अपने आप को, बोलता है ना, ग्लोबल लीडर मानता है, तो उसकी तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है ना। UPSC में क्वेश्चन पूछा है ना, अधिकार बढ़ने के साथ दायित्व तो बढ़ जाते हैं, उसका दायित्व तो सबको बचाए, वो खत्म करने में लगा हुआ है कि बहुत हो गया अब, है ना। और सारे के सारे अमीर लोग इसके साथ आ गए, सारे इंडस्ट्रियल है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है। तो जितने अमीर लोग थे ना, उनको पता चला है घर जला तब कैलिफोर्निया में। और ठीक है, उच्च सागर संधि से जुड़ी चुनौतियां क्या क्या भैया, है ना। थ्रेट्स, अनुसमर्थन, अब सब लोग इसका समर्थन थोड़ा ना करेंगे। उच्च सागर संधि तभी लागू होगी जब एक निश्चित न्यूनतम संख्या में देश इसका अनुसमर्थन करेंगे। कितने? 60 इसमें शामिल होंगे। जून 2023 तक कितने? केवल 8 है, और बाध्यकारी बनाने के लिए 60 देशों की आवश्यकता है। नेक्स्ट है मानवीय गतिविधियों का प्रभाव। मानवीय गतिविधियों के बढ़ते प्रभाव से सागरों में, उच्च सागरों में जैव विविधता का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। जनसंख्या भी तो बढ़ती जा रही है। भू राजनीतिक तनाव, आर्कटिक और दक्षिण चीन सागर जैसे क्षेत्र समुद्री संरक्षित क्षेत्रों और अन्य संरक्षण उपायों की स्थापना को जटिल बना सकते हैं, ये तो आपको याद ही रखना है। वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता, अब विकासशील देशों के पास उतनी टेक्नोलॉजी है नहीं, तो वो कम यूज कर पाते हैं, विकसित वाले ज्यादा कर लेते हैं।
देशों के पास संधि के संरक्षण प्रयासों में पूरी तरह से भाग लेने के लिए संसाधनों और विशेषज्ञता की कमी हो सकती है। क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर जोर दिया जाता है, लेकिन सीमित क्षमता वाले देशों के लिए ये बोझिल, एकमात्र बोझिल बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। अभी पैसा नहीं दे रहे अमीर लोग, इसको मिल क्या देंगे? आगे का रास्ता क्या है, क्या होगा? बहुपक्षीय यानी सभी देशों को साथ आना चाहिए, है ना, तभी कर सकते हैं। बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना, संधि के व्यापक अनुसमर्थन से राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण, यानी बाध्य कार्यों को कम से कम 60 लोग तो आए, प्रेशर बनाओ ना उन पर, करो भाई संधि करो, है ना, जबरदस्ती सिग्नेचर करो, पकड़ पकड़ के करवाओ। अगला है क्षमता निर्माण और वित्तीय सहायता, संधि को पारदर्शिता के साथ विकासशील देशों में वैज्ञानिक क्षमता निर्माण के लिए तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। मौजूदा ढांचे के साथ एकीकरण, उच्च सागर संधि को मौजूदा संस्थाओं और सम्मेलन जैसे अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण, ठीक, मार्पोलो सम्मेलन, याद रखना है हाई सी से कौन कौन से कानून है या कौन कौन से सम्मेलन है। पहला कौन सा हो गया? अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण। दूसरा, मार्पोलो सम्मेलन के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम? नियमित समीक्षा, और हम क्या करते हैं, कानून तो बना देते हैं लेकिन उनकी समीक्षा ही नहीं करते, चल क्या रहा है उनमें। तो उचित संकेतकों का उपयोग करके मजबूत निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली की स्थापना से समय पर उपचार लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यानी अगर हम कानून बना रहे तो उसकी समय पर रेगुलेशन भी हो। निष्कर्ष, उच्च सागर संधि हमारे महासागरों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके लिए अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। ये क्षेत्र आधारित प्रबंधन उपकरणों और पर्यावरण प्रभाव आकलन के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। ये संधि समुद्री आनुवांशिक संसाधनों को संबोधित करती है और सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित है। ये ऐतिहासिक समझौता हमारे ग्रह के विशाल अंतर्राष्ट्रीय जल के महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों को संरक्षित करने की आशा प्रदान करता है। देखो लगे हुए हैं वो सुधार करने में, एक ने लिया है ये, एक ने लिया है, एक ने लिया, लेकिन इनको भी तो संभालने वाला होना चाहिए ना, कोई मानता ही नहीं है। अब आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन है, जवाब देना है ना, ठीक है भैया। प्रीलिम्स के दोनों, एक वो है एक वो है, आंसर देना है ना। प्रश्न में पढ़ रहा हूँ, युग्मों पर विचार करना, इधर सम्मेलन इधर उद्देश्य। मार्पोलो कन्वेंशन, जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम। लंदन कन्वेंशन, समुद्री डंपिंग से होने वाले प्रदूषण से समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना। उच्च सागर संधि अभी पड़ी है, राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता का संरक्षण और सतत उपयोग। तीनों में से कितने सही है? केवल 2? अच्छा मुझे बताओ केवल 2 क्यों, कौन कौन सा सही है? फर्स्ट वाला सही है, और सेकंड सही है, थर्ड क्यों गलत है? भैया थर्ड में ध्यान देना है, आपका इस क्षेत्र का नहीं बोल रहा है, हाई सी की बात कर रहा है, और इसमें क्या लिख दिया? राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर, जबकि हम बाहर की बात कर रहे हैं। तो ये गलत है, ये भी सही है। और मार्पोलो अभी अपन ने पढ़ाई था, ये जो लंदन कन्वेंशन ये भी क्या करता है? समुद्री डंपिंग से होने वाले प्रदूषण से समुद्री पर्यावरण की रक्षा करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, इसको बताओ। ये तो और सरल है। उच्च सागर संधि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन अनक्लॉस के तहत एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। कथन 2, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत में हाई सी के कार्यान्वयन की देखरेख करेगा। कौन सा से कथन सही है? कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। किस किस का आंसर बता? ए किस किस का है? ए। बी किस किस का है? सी, डी, और बाकी लोग क्या है? अभी तो पढ़ा है। सी क्यों है? एक तो सही है ना, दूसरा भी बताया मैंने, अर्थ ऑफ अर्थ साइंस।
पृथ्वी मंत्रालय देखेगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ना। तो ऑप्शन नंबर सी, ध्यान से पढ़ो भाई, है ना, ये आपका घर के लिए मेंस का, हाँ लिखना है, तभी तो दिया है। उच्च सागर संधि राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता है, आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, लिख के लाना है ना, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेना घर पे। क्रिटिकल एनालिसिस करना है, आलोचनात्मक विश्लेषण, इसमें आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बिंदु लिखने हैं। 250 लिख लेना है ना। अरे अभी पूरा आंसर लिखवा चुका हूँ, वो जितना पूरा पढ़ा है ना, अब वो आपको समझ के उसमें से ऐसा नहीं चेप देना ऐसे कैसा ही, फोटो कॉपी नहीं करनी है ना, बहुत दिन हो गए आपसे लिखवाए हुए। ऐसे सब लोग पीटी थोड़ा ना दे रहे हैं, जब आपकी इच्छा हो अभी दे दो लिख के, अभी दे दो लिख के, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसके पहले वाली मतलब क्यों, यही तो है क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, लिख लिया, नहीं ट्रांसलेट कर रहे हो, कर लो है ना। अच्छा पीडीएफ भेज दूंगा मैं, कर लेना है ना। अभी अपना खत्म हो गया है ना। अब चलेगा क्या, ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड पढ़ाने से पहले मैं आपको एक ब्रह्मांड की वीडियो बताऊंगा, जिसको देखनी है वो देख सकता है ना, और जिसको नहीं देखनी वो नहीं देख सकता है, बाध्यकारी नहीं है। देखोगे तो जब पढ़ाऊंगा ज्यादा समझ में आएगा, फिर मैं बोलता हूँ हमने वहां देखा था, फिर आप सोचते हो कहाँ देखा था। जैसे कोरल शरीफ वाले जिसने देखी थी वो समझ रहे थे। ठीक है, अब इसको देखना आराम से, क्योंकि टाइम भी हो जाएगा, तब तक 9 बज जाएंगे अपने।